So today's topic is going to be opioid analgesics and antagonism. Now opioid analgesics क्या होते हैं? What is opioid? What is analgesic? सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेन क्या होती है. पेन एक अनप्लेजेंट सी सेंसेशन होती है जो कि जिसका सेंसरी कॉम्पोनेंट भी होता है और जिसका इमोशनल कॉम्पोनेंट भी होता है. ये मैकेनिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है और पेन को ही हम एल्जेजिया भी कहते हैं, जिसकी वजह से पेन को रिमूव करना या रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ द पेन इज नोन एज एनाल्जेसिया. ठीक है, एनाल्जेसिया होता है ना, किसी भी चीज़ का एन लगा दो तो वो खत्म, एनाल्जेसिया. अब एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के आपके पास बस ओपियोइड एनाल्जेसिक ही हैं. एनाल्जेसिक्स जो हैं ये आपके पास दो तरह के होते हैं, ओपियोइड होते हैं और आपके पास नॉन ओपियोइड होते हैं. ओपियोइड का मतलब आपके पास नारकोटिक भी होता है. नारकोटिक का मतलब है कि जो कि थोड़े बहुत सीएनएस डिप्रेशन थोड़ा सा कॉज करते हैं, और नॉन नारकोटिक या नॉन ओपियोइड जो कि सीएनएस डिप्रेशन कॉज नहीं करते लेकिन वो एनाल्जेसिक ही होते हैं. इसमें आपके एनसीएज आ जाते हैं, पैरासीटामोल आ जाती है, एस्पिरिन वगैरह आ जाती है. ओपियोइड्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है जो कि हम पढ़ने लगे हैं. पेन अब आपको पता होना चाहिए कि पेन कौन कौन सी तरह की होती है. तो यू हैव अक्यूट पेन जिसको पैथोलॉजिकल पेन कहते हैं, और क्रॉनिक पेन जिसको भी हम अक्यूट पेन होती है, फिजियोलॉजिकल पेन. जो भी आपको पेन होती है ना, अक्यूट पेन होती है जो किसी इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से होती है, वो तो आपके पास यहाँ पे होगी पेन. फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल पेन होती है जो ट्रॉमा के बाद, इंजरी से रिकवर करने के बाद भी पेन हो रही है, उसको हम पैथोलॉजिकल पेन कहते हैं. यूजुअली आपके एनाल्जेसिक्स अक्यूट पेन यानी कि फिजियोलॉजिकल पेन को सेंसिटिव होते हैं और क्रॉनिक पेन को रेजिस्टेंट होते हैं. अब इसके अलावा पेन आपके पास विजुअल होती है और सिमेटिक होती है. आगे हम देखेंगे कि मेनली जो आपके ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट दी विजुअल पेन. ठीक है, वो डल विजुअल पेन के अगेंस्ट होती है. इंटेगमेंटल पेन यानी कि सोमैटिक पेन जो स्किन से ज़्यादा ओरिजिनेट करी उसकी तरफ नहीं होते, क्योंकि आपके पास पेन को रिमूव करना एक सेंट्रल इफेक्ट है, लोकल इफेक्ट नहीं है. फिर आपके पास दो तरह के आपके पास जो है नोसिसेप्टर्स को हम कहते हैं, लेकिन दो तरह के पेन फाइबर्स होते हैं जो कि कैरी करे होते हैं. आपको पता है ए डेल्टा फाइबर जो है वो फास्ट पेन को और सी फाइबर स्लो पेन को कैरी करे होते हैं. फिर आपके पास होते हैं ओपियोइड्स. अब ओपियोइड्स और ओपिएट्स में एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओपिएट्स आर द नेचुरल एल्कलॉइड्स, जबकि ओपियोइड्स इंक्लूड्स द नेचुरल एल्कलॉइड, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स एंड ऑल द फिजियोलॉजिकली सिमिलर सरोगेट्स and the endogenous peptide also, all which either mimic the action of the endogenous peptide or activate the opioid receptor. जो भी किसी तरीके से आपके पास endogenous peptide के एक्शन को मिमिक करते हैं उनको हम opioids कहते हैं. सारे ग्रुप इसमें आ जाएंगे. ठीक है, ओपियोइड्स आपके पास एंडोजेनस पेप्टाइड कौन कौन से होते हैं? एंडोजेनस पेप्टाइड बेसिकली आपके पास यहाँ पे होते हैं एनकेफेलिन, और एनकेफेलिन होते हैं, एंडोर्फिन होते हैं, डायनोर्फिन होते हैं. एनकेफेलिन की रिसेप्टर होती है फॉर द डेल्टा रिसेप्टर. सबसे पहले एंडोर्फिन की रिसेप्टर होती है, एफिनिटी होती है फॉर द म्यू रिसेप्टर. ये तीन तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे एंडोजेनस पेप्टाइड काम करते हैं. मतलब बात ये है एक्चुअली कि नॉर्मली देखा गया, हमने पहले फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ ये कि देखा गया कि हमारी ब्रेन में ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि हम मॉर्फिन जब देते हैं तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. तो मॉर्फिन को वो क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं? इसका मतलब है कोई ना कोई तो रिसेप्टर प्रेजेंट है ना जो कि आपके पास हमारी ब्रेन में उसको कर रहा है. फिर बाद में हमें पता चला कि एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि पेन को कम करने की खुद से कोशिश करते हैं, जिसमें आपके पास आपके एंडोर्फिन है और एनकेफेलिन है और डायनोर्फिन है. इसमें जो एंडोर्फिन है उसका म्यू रिसेप्टर के लिए एफिनिटी है, जो आपके एनकेफेलिन है उसके डेल्टा के लिए, और डायनोर्फिन की कैप रिसेप्टर के लिए एफिनिटी होती है. तो ये आपके पास जो है वो डिस्कवरी की गई, और ये आपके एंडोजेनस पेप्टाइड होते हैं जो कि मॉडुलेट कर रहे होते हैं पेन की रेस्पॉन्स को. मॉडुलेट का मतलब होता है कि या तो इंक्रीज करते हैं पेन को या फिर डिक्रीज कर सकते हैं पेन को. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं. आप देखोगे कि एसेंडिंग और डिसेंडिंग पाथ में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और पेरिफेरल टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा वेसल्स में, हार्ट में, एयरवे में, लंग्स में, गट में, सर्कुलेटिंग इम्यून और इन्फ्लेमेटरी सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा आपके एड्रीनल ग्लैंड्स और आपके जो जीआईटी के वही कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं. अब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है कि आपके पास असेंडिंग पाथ होता है पेन का, डिसेंडिंग पाथ होता है. असेंडिंग पाथ जो है आपको पता होगा कि लैटरल स्पाइनल में क्रैक्ट होता है, उसमें कहाँ पे रिसेप्टर्स होती हैं. आता है कि यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जो भी पेन नर्व एंडिंग आ रही होती है, उस आपके पास पेन नर्व एंडिंग के टर्मिनल में होते हैं, इन द नर्व एंडिंग ऑफ द पेन, इन द पेन नर्व एंडिंग टर्मिनल. इसके अलावा डॉर्सल रूट गैंग्लियन में रिसेप्टर्स होते हैं. इसके अलावा डॉर्सल हॉर्न में रिसेप्टर्स होते हैं. तो ये तीन जगह पर रिसेप्टर्स होते हैं ओपियोइड के रिसेप्टर्स असेंडिंग पाथवे में. डिसेंडिंग पाथवे में बात करें तो मिडब्रेन और मिडला में रिसेप्टर होते हैं. और आपको पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग पाथवे जब नीचे आ रहा होता है तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जो पेन फाइबर बाहर निकल रहे होते हैं, डिसेंडिंग पाथवे को इनहिबिट कर रहा होता है. ओपियोइड रिसेप्टर जब यहाँ पर डिसेंडिंग पाथवे के उन नर्व फाइबर्स पे एक्टिवेट होती है जो कि इनहिबिट कर रहे होते हैं पेन फाइबर्स को, तो वो उसकी फर्दर इनहिबिशन कॉज करते हैं, यानी कि डिसइनहिबिशन हो जाती है. इस फिनोमेना को अक्सर जो है आपके पास वाइवा में पूछा जाता है. ठीक है, तो ये डिसइनहिबिशन का फिनोमेना चल रहा होता है. अब आपने रखना है कि जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं ना वो प्रीसिनेप्टिक भी प्रेजेंट होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक भी प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे पहले इनके फंक्शन कर लेते हैं. म्यू रिसेप्टर जो होते हैं वो सुप्रास्पाइनल और स्पाइनल एनाल्जेसिया, सेडेशन, इनहिबिशन ऑफ द रेस्पिरेशन, स्लोड जीआईटी ट्रांजिट और मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज की. जबकि जो डेल्टा रिसेप्टर होते हैं वो स्पाइनल और सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया, मॉड्यूलेशन ऑफ हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे होते हैं. जबकि जो कैप रिसेप्टर होते हैं वो स्पाइनल, सुप्रास्पाइनल और स्पाइनल एनाल्जेसिया, साइकोटोमिमेटिक इफेक्ट और स्लो कर रहे होते हैं जीआईटी के ट्रांजिट को. ठीक है, इसलिए यूजली जो कैपा सेलेक्टिव होते हैं ना वो क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इतना कॉज नहीं करते तो वो हम एसएमआ में यूज़ करते हैं. अब उसके बाद हमने कहा यहाँ पे मैंने रिसेप्टर की टाइप भी बता दी कि कहाँ पर रिसेप्टर मेनली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना, तो आपको बताना चाहिए कि रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे इन क्लासिफिकेशन से पहले हम अच्छे से देख लेते हैं कि आपके पास जो रिसेप्टर्स हमने बात की है यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो उसमें हमने ये बता दिया था कि आपके पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं. आपको मैकेनिज्म भी बताना चाहिए कि एक्चुअली दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, जीआई होते हैं और जीक्यू होते हैं. एड्रेनल साइक्लेस के थ्रू भी काम करते हैं, उसको इनहिबिट करके, और जीक्यू के थ्रू काम करते हैं. और रिसेप्टर्स प्री सिनेप्टिक भी प्रेजेंट है और पोस्ट सिनेप्टिक भी
प्रेजेंट है। प्री सिनेप्टिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं साइक्लिक एमपी के लेवल्स को। किस तरह से एक्चुअली वो इस तरह से आपको प्री सिनेप्टिक क्या होता है कि क्या दे ब्लॉक द वोल्टेज ग्रेड कैल्शियम चैनल्स एंड दे डिक्रीज द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन वगैरह। और पोस्ट सिनेप्टिकली वो क्या पोटेशियम के चैनल को खोलते हैं जिससे उसका इफ्लक्स होता है और उससे आपके पास हाइपरपोलराइजेशन डेवलप करती है। तो यहाँ पे सारी वही बात लिखी हुई जो हमने पढ़ चुकी है, ओपे प्रोटाइड्स ओपे पेप्टिन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ जो क्लासिफिकेशन लिखी है उसमें मुताबिक आपको पता है कि एगनिस्ट में स्ट्रॉन्ग एगनिस्ट में मॉर्फिन, मेथाडोन, मेपेरिडीन, हाइड्रोमॉर्फिन, फेंटेनिल, सूफेंटेनिल है, मॉडरेट में कोडिन, ऑक्सीकोडिन है और वीक में आपके पास प्रोफॉक्सिबिन है। मिक्स एगनिस्ट एंटेगनिस्ट में आपके पास बुप्रेनॉर्फिन और नैल्बिफिन है। और आपके पास जो एंटेगनिस्ट है, प्योर एंटेगनिस्ट जो कि सारे रिसेप्टर एंटेगनिस्ट होते हैं, नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन और नैल्बिफाइन है। अब हमने कहा कि क्लासिफिकेशन क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल ग्रुप को ब्लॉक कर सकती है तो आपके पास क्लिनिकल यूज पे डिपेंड कर सकती है, स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर सकती है और इसके अलावा आपके पास रेशियो ऑफ एगनिस्ट टू एंटेगनिस्ट एक्टिविटी पे भी डिपेंड कर सकती है। अब आपके पास क्लिनिकल यूज से आ सकती है एनाल्जेसिक हो सकते हैं, एंटीट्यूसिव हो सकते हैं, एंटीडायरियल हो सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है एनाल्जेसिया की उसमें आपने रखना है कि उसमें हम क्लासीफाई तो कर देते हैं लेकिन वो पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होती है। क्योंकि हम देखें कि हम यहाँ पे मॉर्फिन को फेंटेनिल को एक ही ग्रुप में डालें लेकिन फेंटेनिल जो है वो 100 गुना ज़्यादा पोटेंट है मॉर्फिन से और कार्फेंटेनिल एक होती है जो कि 1000 से भी ज़्यादा गुना पोटेंट है मॉर्फिन से, तो उन सबको हम एक ग्रुप में डाल रहे हैं। ठीक हो गया। बाकी मैंने बता दिया कि अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ओपियोइड्स होते हैं ना वो आपके पास पेन की सिर्फ सेंसेशनल कॉम्पोनेंट को खत्म नहीं करते बल्कि वो इमोशनल कॉम्पोनेंट को भी खत्म करते हैं क्योंकि उनके रिसेप्टर्स जो है वो हाइपोथैलेमस में भी हैं और वो आपके पास जो है हाइपोथैलेमस में भी है, लिम्बिक सिस्टम में भी है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी है जहाँ पे इमोशनल कॉम्पोनेंट पेन का हम डील करते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ से देख लेते हैं, कुछ होते हैं नेचुरल और कुछ होते हैं सेमी सिंथेटिक और कुछ होते हैं सिंथेटिक। अब आपके पास नेचुरल में आते हैं मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, पेपावेरिन और नॉस्कापीन। सेमी सिंथेटिक में आते हैं हीरोइन, ऑक्सीमॉर्फिन, ऑक्सीमॉर्फोन, हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, फोलकोडीन। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके पास जो जितने भी मैंने अभी ड्रग्स का नाम लिया है जो कि आपके पास सेमी सिंथेटिक थे उनकी कुछ डिफरेंट आपके पास पोटेंसी होती है। सबसे ज़्यादा इनमें से जो पोटेंट है वो है ऑक्सीमॉर्फोन। ऑक्सीमॉर्फोन जो है आपने रखना है कि इट इज़ 10 टाइम्स मोर पोटेंट, लेकिन जब उसको आईवी देते हैं मॉर्फिन से, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है हाइड्रोमॉर्फोन जो है वो भी आपके पास ओरली जब हम देते हैं तो ये जो है वो कितनी ज़्यादा पोटेंट होती है, ये 4 से 7 गुना ज़्यादा पोटेंट होती है मॉर्फिन से। उसके बाद आ जाती है आपके पास ऑक्सीकोडोन अगैन, ऑक्सीमॉर्फोन अगैन। अब ये जो ऑक्सीमॉर्फोन को जब हम ओरली देते हैं ना तो ओरली आप जानते हैं कि 3 गुना ज़्यादा पोटेंट है। उसके बाद आ जाती है आपके पास ऑक्सीकोडोन जो है वो आपके पास जो है वो 2 गुना ज़्यादा पोटेंट है और लास्ट में आ जाएगी हाइड्रोकोडोन की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही होती है जितनी की मॉर्फिन की होती है। तो इनकी आपको सॉरी पोटेंसी का पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोकोडोन की मॉर्फिन जितनी होती है, ऑक्सीमॉर्फोन की आईवी देते हैं तो 10 गुना ज़्यादा होती है, हाइड्रोमॉर्फोन की ओरल ही 4 से 7 गुना मॉर्फिन से ज़्यादा होती है। उसके बाद ऑक्सीमॉर्फोन आ जाता है, वही मतलब ऑक्सीमॉर्फोन वाला आईवी देंगे तो इतना होगा, अब ओरली देंगे तो आपके पास 3 गुना ज़्यादा पोटेंट होगा और ऑक्सीकोडोन 2 गुना ज़्यादा और हाइड्रोकोडोन जो है आपके पास मॉर्फिन जितना ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिंथेटिक में आ जाएंगे फेंटेनिल, मेपेरिडीन, मेथाडोन और ट्रेमाडोल। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रिसेप्टर सेलेक्टिविटी पे बेस करते हुए। अब रिसेप्टर सेलेक्टिविटी जब बेस करते हो आप रखते हैं कि आपके पास फिनाल्थ्रीन ग्रुप होते हैं, फिनाइल हेप्टाइलामीन्स होते हैं, फिनाइल बेपेरिडीन्स होते हैं और मॉर्फिन होते हैं स्ट्रॉन्ग एगनिस्ट के अंदर। तो फिनाल्थ्रीन में सारे मॉर्फिन आ जाएंगे, मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीमॉर्फोन, हीरोइन। फिनाइल हेप्टामीन्स में मेथाडोन आ जाएगा, फिनाइल बेपेरिडीन्स में फेंटेनिल, एल-फेंटेनिल, सूफेंटेनिल, रेमीफेंटेनिल, मेपेरिडीन आ जाएगा, पेथरीन भी और मॉर्फिनाइज में लेफारफेनॉल आ जाएगा। उसके बाद जो आपके पास माइल्ड टू मॉडरेट होती है उसमें फिनाल्थ्रीन में कोडीन, हाइड्रोकोडीन, ऑक्सीकोडोन आ जाएगा। आपकी फिनाइल हेप्टामीन्स में प्रोपोक्सिफिन और फिनाइल पेपरिडीन्स में डाइफेनॉक्सिलोब्रामाइड जो कि हम देखेंगे आगे किस तरह से यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो मिक्स रिसेप्टर एक्शन का मतलब होता है कि आपने रखना है कि ये ओपियोइड्स इज द ओनली ग्रुप जिसमें एक ही हो सकता है कि एक ही ड्रग एट अ टाइम एक रिसेप्टर पे एगनिस्ट एक्ट कर रहा होता है, दूसरे रिसेप्टर पे एंटेगनिस्ट एक्ट कर रहा होता है। फिनाल्थ्रीन में आपके पास बुप्रेनॉर्फिन और नैल्बिफिन है। बुप्रेनॉर्फिन जो है वो पार्शियल एगनिस्ट होता है म्यू रिसेप्टर पे और एंटेगनिस्ट होता है डेल्टा और कैपा रिसेप्टर पे। नैल्बिफिन जो है वो कैपा एगनिस्ट होता है, मेनली कैपा एगनिस्ट होता है जबकि म्यू रिसेप्टर पे एंटेगनिस्ट होता है। फिर उसके बाद मॉर्फिनॉइड्स में बिटॉर्फेनॉल है, बिटॉर्फेनॉल भी कैपा एगनिस्ट है जबकि म्यू रिसेप्टर पे एंटेगनिस्ट है। और बेंजोमॉर्फिन्स में पेंटोजोसिन है, ये भी क्या एगनिस्ट है, म्यू रिसेप्टर पे एंटेगनिस्ट ही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स में आ जाएंगे। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले हम बुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, मेनली उन्होंने कहा है कि जितनी भी आपके पास ओपियोइड ड्रग होती हैं वो वेल एब्जॉर्ब होती है क्योंकि मोस्टली लिपिड सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, और वेल एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जब आप रिपीटेडली उनको एडमिनिस्टर करते हो तो होता ही है कि वो आपको पता है कि इवेंचुअली क्या होना है कि सबसे पहले सीएनएस में जाएगी लेकिन सीएनएस से बाकी टिश्यू में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो वो होता ही है कि अगर जब बाकी टिश्यू में रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो उन टिश्यू से आगे जो है वो फिर स्लोली मूव करती हैं और वहाँ पे वो अक्यूमुलेट होने का भी खतरा होता है। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स है जिसमें मॉर्फिन है, हाइड्रोमॉर्फोन है, ऑक्सीमॉर्फोन है, फेंटेनिल है और आगे आप देखोगे नैलोक्सोन भी है। ये एंटेगनिस्ट ड्रग है जो आप ओरली दोगे तो उनका फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और ये आपके पास जेनेटिक्स मतलब है कि इन ड्रग्स को हम ओरली नहीं देते, ठीक है। इनकी जो है वो आपके पास पायरेंटली देते हैं जिसमें सस्टेन रिलीज फॉर्म्स भी हैं और आपके पास मॉर्फिन और ऑक्सीकोडोन जिसमें आ जाती हैं। उसके बाद फेंटेनिल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेंटेनिल का ट्रांसडर्मल पैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 आवर्स तक ही एक्ट कर सकता है लेकिन 12 आवर तक का लेट ऑनसेट होता है, लेकिन आपके पास वो 22 आवर तक एक्ट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको आगे हम देखेंगे कि जितने भी ओपियोइड्स हैं वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करते हैं, क्या मैकेनिज्म वो हम देखते हैं। लेकिन पूछा ये जाता है कि जब हम फेंटेनिल का ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई करते हैं क्या तभी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगी, तो आंसर इज येस, तभी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगी। वो इसलिए क्योंकि आपने आता है कि जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है वो एक सेंट्रल इफेक्ट है, वो आपके पास लोकल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो फेंटेनिल वहाँ से एब्जॉर्ब होगी, सीएनएस में जाएगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगी और आपको जो पेन का एनर्जेटिक इफेक्ट होता है वो भी इसी वजह से मिलता है क्योंकि वो सेंट्रली एक्ट कर रही होती है।
वैसे ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होगा। उसके बाद आपने रखना कि जो ओपियोइड ड्रग्स है ना, ये बहुत ज़्यादा बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर जाती हैं। दूसरा ये कि ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को तो क्रॉस करती ही है, ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करती है, जिसकी वजह से ये फीटस के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है। और आपके पास जो है ना वो फिजिकल डिपेंडेंस भी न्यूरोइड्स में कॉज करती है, जिसकी वजह से जब वो डिलीवर हो जाते हैं तो उनमें फिजिकल डिपेंडेंस के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। ठीक है, बाकी हमने बताया कि आपके पास इनको एंट्रल भी दे सकते हैं, पैरेंटल भी दे सकते हैं, ओरल रेक्टल बकल भी दे सकते हैं, पैरेंटल में सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर नेजल इंसफलेशन भी दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल भी दे सकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म में आ जाते हैं। तब हमने कि मेटाबॉलिज्म यूजुअली क्या होता है कि इनएक्टिव ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट जो है उनको किया जाता है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से फिर उनको एलिमिनेट किया जाता है किडनी से। ठीक है, अब जैसे मॉर्फिन है तो मॉर्फिन जब आपके पास रखना है कि मॉर्फिन की ग्लूकोरोनाइडेशन से होती है, यानी कि फेज 2 मेटाबॉलिज्म से होती है, तो मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड जो है वो आपके पास 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होता है मॉर्फिन से, जबकि जो मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड है वो एक न्यूरो एक्साइटेटरी कॉज होता है, यानी कि वो कन्वर्जन कॉज कर सकता है। सिमिलरली जो कोडीन है, ऑक्सीकोडोन है, हाइड्रोकोडोन है, ये मेटाबलाइज होते हैं CYP2D6 और ये कन्वर्ट हो जाते हैं और इनमें ना जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा मेटाबलाइज करते हैं, कुछ लोग बहुत कम मेटाबलाइज करते हैं। अब जैसे आपके पास रखना है कि जो कोडीन है ना वो एक्चुअली यानी कि मिथाइल कह सकते हो कि कोडीन में जब मिथाइल ग्रुप एडेड हुआ होता है ना तो ये कोडीन बन जाता है, जब इसमें से वो मिथाइल ग्रुप रिमूव कर देते हैं, यानी कि CYP2D6 कोडीन की डीमेथाइलेशन कर देता है तो मॉर्फिन, तो कोडीन का जो भी इफेक्ट है वो उसकी कन्वर्जन इनटू मॉर्फिन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका मेटाबोलाइट होता है मॉर्फिन जो कि अपना एक्शन शो करता है। बाकी वो कहते हैं कि अल्कोहल के इंजेक्शन से लेवल्स बढ़ जाते हैं हाइड्रोमॉर्फोन के, ऑक्सीमॉर्फोन के, और मेपेरेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेपेरेटिन जो है वो कन्वर्ट होती है मेटाबोलाइट नॉन मेपेरेटिन में, जो कि अगेन न्यूरोटॉक्सिक होती है। और दूसरा में रखा है कि जो नॉन मेपेरेटिन होती है उसके अंदर SSRI एक्टिविटी भी होती है, जिसकी वजह से मेपेरेटिन को अगर हम SSRI के साथ दे देते हैं या फिर हम उसको मोनोअमाइड ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ भी दे देते हैं तो इसकी जैसे ना सेरोटोनिन सिंड्रोम होने का खतरा होता है। एक्चुअली मेनली SSRI के साथ तो यहाँ पे होता है, ठीक है ना, सेरोटोनिन सिंड्रोम होने का खतरा होता है। उसके बाद आपने कि इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो फेंटेनल सुफेनिल वगैरह की 1 to 2 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जबकि जो ब्यूप्रेनॉर्फिन है उसकी लंबी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ब्यूप्रेनॉर्फिन का बहुत स्ट्रॉन्ग अम्यू एगेनिस्ट बाइंडिंग होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग देर के लिए बाइंड रहती है कि बहुत स्लोली डिसोसिएट करती है और इसके बदले से आपने याद रखना है कि आपके पास एक तो बहुत देर बाद डेवलप करते हैं, लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल डेज बाद डेवलप करते हैं लेकिन वीक्स तक रहते हैं, लेकिन वो होते माइल्ड है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास जो है ना वो हमने बात की कि एलिमिनेशन जो इनकी होती है वो आपके पास लिवर से हो रही होती है। आपने अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें आ जाती है हीरोइन और रेमिफेंटेनिल। ये ड्रग्स जो कि प्लाज्मा और टिश्यू एस्ट्रेज से मेटाबलाइज होती है, यानी कि सूडोकोलिन एस्ट्रेज से मेटाबलाइज होती है, हीरोइन और रेमिफेंटेनिल जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं वाइवा में। तो ये जो दोनों ड्रग्स है ना वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है, बाकी एक्सक्रीशन की किडनी से होती है। अब यहाँ पे फार्माकोडायनामिक्स की अगर बात करें एक्चुअली होता ये है कि आपके पास ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना ये प्री सिनेप्टिक भी प्रेजेंट है और पोस्ट सिनेप्टिक भी प्रेजेंट है। प्री सिनेप्टिक जब ये एक्टिवेट होते हैं तो आपके पास ये कैल्शियम के वोल्टेज के चैनल को क्लोज कर देते हैं ताकि न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज ना हो, और पोस्ट सिनेप्टिक ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये पोटेशियम के चैनल को ओपन कर देते हैं ताकि पोटेशियम इफ्लक्स हो और हाइपरपोलराइजेशन डेवलप कर जाए। तो ये मेनली इनके प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मैकेनिज्म है। ठीक है, बाकी हम आ जाते हैं रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर में बता चुकी हूँ कि आपके पास प्राइमरी एफरेंट यानी कि प्राइमरी एफरेंट और स्पाइनल कॉर्ड में रिसेप्टर्स होते हैं, असेनिक पाथवे में होते हैं, डिसेनिक पाथवे में होते हैं। इसके अलावा बेसल गैंग या हाइपोथैलेमस लिम्बिक स्ट्रक्चर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी होते हैं। और हमने ये भी बात करी कि 3 तरह के मेजर रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें आपके पास यहाँ पे म्यू, कैपा और डेल्टा है। जो म्यू रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेशन होता है, अब रखा है कि म्यू 1 होता है, म्यू 2 होता है। म्यू 1 मेनी एनाल्जेसिया को मेडिएट करता है और म्यू 2 मेनी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से ही कंसर्न होता है। जो कि कैपा रिसेप्टर होता है ना वो आपने रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है जो कि DRG ट्रांजिट को डिक्रीज कर रहा होता है, और डेल्टा रिसेप्टर जो होता है वो आपके अच्छा कैपा जो है वो सेडेशन में भी इन्वॉल्व होता है, जो डेल्टा रिसेप्टर है वो डेवलपमेंट करता है टॉलरेंस की। एक और यहाँ पर रिसेप्टर की बात की गई जो कि ऑर्फिन ओपियोइड रिसेप्टर लाइक सेप्टाइव 1 होता है। ये जो रिसेप्टर होता है ना ये प्रो नॉसिसेप्टिव स्टिमुलाई को मेडिएट कर रहा होता है और इसमें आ करते हैं नॉसिसेप्टिन जो कि एक डिफरेंट आपके पास एंडोजेनस पेप्टाइड है जो कि डायनॉर्फिन की तरह का होता है। फिर हमने वही बात की कि ये यहाँ पे पेप्टाइड्स की बात की गई कि वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ओपियोइड रिसेप्टर्स पे यही एक्ट कर रहे होते हैं। नॉर्मली तो नहीं हमने मॉर्फिन वगैरह दी होती है, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे यही होते हैं कि जो कि ओपियोइड रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। सेल बॉडी से बनते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल में एक्ट होते हैं। एंडोर्फिन की एफिनिटी जो है वो इम्यून रिसेप्टर के लिए होती है, एनकेफ्लिन की डेल्टा के लिए और डायनॉर्फिन की कैपा रिसेप्टर के लिए होती है। और हमने कहा था कि ये मॉडुलेट कर रहे होते हैं ट्रांसमिशन एंड मेनी साइड और इस न्यूरल एप्लेक्सिस पे भी होते हैं। रिसेप्टर मैकेनिज्म भी हम यहाँ पे बात कर चुके हुए हैं। हम आ जाते हैं अफेक्ट्स पे। ठीक है, अफेक्ट्स आपने रखते हैं कि आपके पास इसकी जो अफेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने रखा है कि सीएनएस पे इनहिबिटरी इफेक्ट्स भी होते हैं, एक्साइटेटरी इफेक्ट भी होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एनाल्जेसिया की। एनाल्जेसिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ होती है। अगर आपको पता होना चाहिए कि ये दे आर फॉर द रिलीफ ऑफ द सिवियर एक्यूट शूटिंग बट डल पेन या विजुअल पेन के लिए होते हैं। दे आर लेस इफेक्टिव फॉर द शार्प पेन और द इंटेगमेंटल पेन जो स्किन वाली पेन होती है। दूसरा रखना है कि पेन के इमोशनल और सेंसरी दोनों कंपोनेंट को खत्म करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रिसेप्टर्स हैं वो वहाँ पे भी है, हाइपोथैलेमस में भी है, लिम्बिक सिस्टम में है, जिससे इमोशनल कंपोनेंट भी खत्म हो जाता है और बाकी जो सेंसेशनल कंपोनेंट को खत्म कर ही रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ होते हैं फुल एगेनिस्ट जो कि कंप्लीट एफिकेसी रखते होते हैं, जिसमें मॉर्फिन है, मेथाडोन है, मेपेरेटिन है, फेंटेनल है, और कुछ आपके पास होते हैं वीक एगेनिस्ट। जो वीक एगेनिस्ट होते हैं उनको हम यहाँ पे एसिटामिनोफेन या एनसेड के साथ एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हमें फुल एक्शन मिले। जैसे कोडीन, हाइड्रोकोडोन और ऑक्सीकोडोन है वो पार्शियल एगेनिस्ट होते हैं, तो उनको हम दूसरे ड्रग के साथ देते हैं। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद सेकंड इफेक्ट होता है सेडेशन। सेडेशन इसमें जो है वो सब एनेस्थेटिक डोज पे हो जाती है, और सेडेशन जो आप दूसरे सीनियस डिप्रेशन देते हैं तो वो एडिटिव भी होती है, यानी कि अगर हम एंटीसाइकोटिक्स देंगे, एंटी डिप्रेशन देंगे, इथेनॉल देंगे, सेडेटिव हिप्नोटिक्स देंगे, एंटी हिस्टामिन्स देंगे तो उससे जो है वो सेडेशन और भी ज़्यादा होगी। नॉर्मली वो कहते हैं कि
कि एल्डरली पेशेंट में ही ये स्लीप इंड्यूस करते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये एडिटिव सीएनएस ड्रग भी दिए हुए हैं तो आपके पास जो है वो डीप स्लीप इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हाई डोजेज पे फिर मेंटल क्लाउडिंग होती है, स्टूपिड स्टेट होती है, कोमाटोस स्टेट होती है, फिर आता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे बॉडी में 2 सेंटर्स होते हैं रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक सेंटर होता है जो कि PCO2 को कंट्रोल कर, जो कि मिडला में होता है, जो कि PCO2 की कंसंट्रेशन को सेंसिटिव होता है। दूसरा सेंटर होता है जो कि PO2 की कंसंट्रेशन को सेंसिटिव होता है। अब ये है कि एक जो सेंटर जो PCO2 की कंसंट्रेशन को सेंसिटिव होता है, उसमें अगर PCO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो पर्सन जो है वो ब्रीथ करता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव होती है। दूसरे सेंटर में अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो फिर पर्सन ब्रीथ करता है, ठीक है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। अब यहाँ पे ये है कि जब फॉर एग्जाम्पल म्यू रिसेप्टर जो होते हैं वो यहाँ पे इस वाले सेंटर पे होते हैं, तो जब म्यू रिसेप्टर एक्टिवेट है, जब मॉर्फिन आके म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करेगा फॉर एग्जाम्पल, तो मॉर्फिन के एक्ट करने से ये वाला जो सेंटर होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। यानी कि इस सेंटर में जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा बी है तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारा जो रेस्पिरेशन है वो नहीं, रेस्पिरेटरी कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा है, जिसकी वजह से PCO2 जो बढ़ता है ना तो सेरिब्रोवेस्कुलर डायलेटेशन होती है और ब्लड फ्लो ब्रेन में बढ़ जाता है, और उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से हम इसको हेड इंजरीज में और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़े हुए पेशेंट में जो है उसको हम कॉन्ट्राइंडिकेट करें। और द अदर हैंड क्या होता है कि हमें इसको ट्रीटमेंट करना है, जब हम ट्रीट करते हैं तो ऑब्वियस हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसको हमने आगे हम देखेंगे कि इसका एंटागनिस्ट हम देंगे नैलोक्सोन, यहाँ पे नैलट्रेक्सोन भी दे सकते हो। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे देते हैं नैलोक्सोन देते हैं ना, हाँ हम यहाँ पे नैलोक्सोन देते हैं, तो नैलोक्सोन हम यहाँ पे दे रहे होते हैं। अब लेकिन आप जानते हैं कि आपने पहले नैलोक्सोन देनी है या फिर उस पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। कभी भी आपने उसको पहले ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करना, पहले आपने उसको मैकेनिकली वेंटिलेट करना है और पहले नैलोक्सोन देनी है, क्योंकि जैसे आप ऑक्सीजन उसको दोगे तो ऑक्सीजन तो उसको देखो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी ड्राइव होगी तो वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से होगी, तो इसका मतलब कोई स्टिमुलस ही नहीं रहेगा उसको ब्रीथ करने के लिए और वो बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं कर पाएगा। तो आपने कभी भी साथ ही उसको ऑक्सीजन नहीं देना, पहले उसको मैकेनिकली वेंटिलेट करना है, उससे भी पहले आपने एंटागनिस्ट देना, फिर उसको मैकेनिकली वेंटिलेट करना और फिर ऑक्सीजन देना है। ये लेके तो ऐसा ना हो कि जब ऑक्सीजन होता है उसकी रेस्पिरेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में बात आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कफ सेपरेशन। कफ सेपरेशन इस तरह से कि कफ रिफ्लेक्स होता है आपके पास न्यूक्लियर ट्रैक्टर सोलिटिस जो कि मिडला में होता है, वहाँ पे कफ सेंटर होता है, ये डायरेक्टली जाकर उस कफ सेंटर को इनहिबिट करता है, उसका एंटीटेसिव एक्शन होता है। और वो कहते हैं कि जो ये एक्शन होता है ये अगैन आपके पास सब एनर्जेटिक डोज होता है। उसके बाद नॉजिया एंड वॉमिटिंग, अच्छा बल्कि नॉजिया वॉमिटिंग नहीं, टेम्परेचर रेगुलेशन इस तरह से है कि हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को थोड़ा सा डिक्रीज करके तरफ करता है, दूसरा कि इनहिबिट करता है लुटेनाइजिंग हार्मोन की रिलीज को, लुटेनाइजिंग हार्मोन की रिलीज को जब इनहिबिट करता है उसकी वजह से प्रोलॉन्ग यूज की वजह से हाइपोगोनाडिज्म होती है, क्योंकि ये हाइपोग्रेडल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक ग्रेनल एक्सेस को जो है वो डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा इंक्रीज एड्रिनल फंक्शन होता है और बल्कि इनहिबिट एड्रिनल फंक्शन करता है और इंक्रीज करता है प्रोलैक्टिन सेक्रीशन को। अब प्रोलैक्टिन सेक्रीशन का इंक्रीज होना इनहिबिटरी इफेक्ट कैसे है, तो इस वजह से क्योंकि आपके पास पहले कि डोपामिन की रिलीज को कम करता है, जब डोपामिन कम होता है रिलीज तो प्रोलैक्टिन फिर से आपको पता है कि डोपामिन प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर कम हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन ही ज़्यादा हो जाएगा। अब सीरियस में स्टिमुलेटरी इफेक्ट क्या होते हैं, स्टिमुलेटरी इफेक्ट जो सीरियस क्या होते हैं वो आपके बताते हैं। यूफोरिया सबसे पहले, यूफोरिया जो आपने जो प्रोड्यूस होता है ना इसकी वजह से दैट इज बिकॉज ऑफ द डिसइनहिबिशन ऑफ द डोपामाइन कंटेनिंग अ न्यूरॉन इन द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। वैसे तो हम कह रहे हैं ना डिसइनहिबिशन होती है ड्यू टू द डिसइनहिबिशन ऑफ द डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन इन द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। यूफोरिया इस वजह से होता है जो कि फ्लोटिंग सी सेंसेशन आती है, कंटेनमेंट की सेंसेशन आती है, लेकिन कुछ लोगों में इसकी वजह से डिस्फोरिया भी होता है। उसके बाद नॉजिया वॉमिटिंग एमिटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि अगेन आपके पास कीमोरेसेप्टर ट्रिगोन को डायरेक्टली जाकर एक्टिवेट करता है। मायोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मायोसिस क्यों होता है, नंबर 1 आपने रखना कि सबसे पहले आपको पता है कि हमने कहा था कि ये आपके पास प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को कम करा, तो उसमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपका नॉरएपिनेफ्रिन भी होता है। नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है, जब उसका रिलीज कम हो जाता है तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से आउटफ्लो बढ़ जाता है फ्रॉम द सिलरी गैंग्लियन, थर्ड नर्व न्यूक्लियस से आपके पास आउटफ्लो बढ़ जाता है, तो एवेंचुअली पैरासिम्पैथिक यानी कि सप्लाई की वजह से मायोसिस होती है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक है। और ये इट कैन बी रिवर्स बाय एट्रोपिन। इसी तरह से कंफर्म किया गया था कि ये आपके पास पैरासिम्पैथिक सिस्टम की वजह से मायोसिस हो रही है, क्योंकि ये एट्रोपिन इसको रिवर्स कर देता है। उसके बाद सिजर और कन्वर्जन भी इसकी वजह से हो सकती है। और फ्रंकल रिजिडिटी क्या होता है कि एक्चुअली थोरेसिक केज की टोन को इंक्रीज कर देता है, थोरेसिक केज की टोन इंक्रीज हो जाती है ना, तो आपने रखना है कि इसकी वजह से जो थोरेसिक कंप्लाइंस है वो कम हो जाती है और रेस्पिरेशन अगेन अफेक्ट हो जाती है। तो आपने रखना है कि आपके पास रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन होती है वो तो सेंट्रल वजह से होता है, दूसरा ट्रंकल रिजिडिटी की वजह से भी होता है, और लास्ट में ये एडीएच के को इंक्रीज करता है, इसका डायरेक्टिक इफेक्ट भी होता है। तो ये इसकी सीरियस इफेक्ट हो गया। अब इसकी जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट डिफरेंट सिस्टम में होता है। अब डिफरेंट सिस्टम में जो इफेक्ट होते हैं उससे साथ आपने नंबर 1 याद रखना है कि आपके पास सीवीएस के अंदर ये क्या कर रहा होता है, जैसे मैं यहाँ से बता देती हूँ। अच्छा, सीवीएस के अंदर ये ना एक्चुअली आपके पास नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ओपियोइड क्या करते हैं कि वो ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करते हैं, सब ओपियोइड ओवरऑल ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट फॉर मेप्रेडिन, क्योंकि मेप्रेडिन का जो एंटी साइकोटिक अगर हम देखेंगे उसका एंटी मस्कुलिन इफेक्ट होता है। एंटी मस्कुलिन इफेक्ट की वजह से जो मेप्रेडिन होती है वो आपके पास टैकिकार्डिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने में कि जितनी भी ड्रग्स होती है, क्योंकि आपके पास इनकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होती है, तो हिस्टामिन रिलीज की वजह से वेज़ोडाइलेशन होती है और उससे हाइपरटेंशन होती है, तो ओवरऑल आपके पास ब्लड प्रेशर कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपने हाइपरटेंसिव पेशेंट में ओपियोइड्स को बहुत ध्यान से देना। उसके बाद जीटी में रखने की स्टमक के अंदर भी ये आपकी स्टमक की मोटिलिटी को कम करते हैं और स्टमक की एसिड प्रोडक्शन को भी कम करते हैं। इंटेस्टाइन की भी मोटिलिटी कम होती है, लेकिन इंटेस्टाइन की टोन बढ़ती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की भी प्रोपल्सिव मूवमेंट कम होती है, लेकिन उसकी टोन बढ़ जाती है। अब रखने के ओवरऑल स्मूथ मसल पे इफेक्ट इसका ये होता है कि स्मूथ मसल में सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि आपके पास जब जो टीनिया कोलाई है
रिलैक्स क्यों होते हैं, वो रिलैक्स क्यों होते हैं और आगे में जो स्फिंक्टर कंट्रैक्टेड होते हैं तो स्टूल आगे पास नहीं करता, स्टूल पास जब नहीं करता तो आपको पता है वो ड्राई हो जाता है, वहाँ पे हार्ड हो जाता है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, जो कि इसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट ऐसा अफेक्ट है कि जिसके अगेंस्ट टॉलरेंस भी डेवलप नहीं करती, ठीक है। स्फिंक्टर्स की बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाएगी बिलियरी ट्रैक पे। बिलियरी ट्रैक में हमने रखना है कि आपके पास ओपियोइड जो है ना वो बाइल डक्ट की टोन को बढ़ा देते हैं और उसकी स्फिंक्टर्स की भी टोन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास बाइल डक्ट अगर स्टोन बढ़े तो फर्दर बिलियरी कॉलिक जो है वो वर्सन हो जाता है, बिलियरी स्पैज़म हो जाता है। सेकंड याद रखना है कि अगेन हमने बात की कि लॉन्गिट्यूड मसल यहाँ पे भी रिलैक्स होंगे। जब लॉन्गिट्यूड मसल रिलैक्स होते हैं तो आपने याद रखना है कि लॉन्गिट्यूड मसल के रिलैक्स होने की वजह से यहाँ पे जो होते हैं ना स्टोन्स, फॉर एग्जांपल अगर गॉल स्टोन्स हैं तो आप रखना है कि इट विल डिक्रीज द क्लियरेंस ऑफ द स्टोन्स इफ प्रेजेंट बिकॉज इट रिलैक्सेस द लॉन्गिट्यूडल मसल, ठीक है। तो उसकी वजह से स्टोन्स की क्लियरेंस कम हो जाती है, तो ये आपके पास बहुत खतरनाक होते हैं। तो आपने रखना है कि अनडायग्नोस्ड एब्डोमिनल पेन जो कि हो सकता है, इसकी वजह से अपने उसमें नहीं देना। फिर किडनीज में यह इफेक्ट होता है कि आपके पास ये रीनल प्लाज्मा फ्लो को कम करते हैं, नंबर 1 ये इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम फ्रॉम द डीसीटी। इसके अलावा इनका एंटी डायरेटिक इफेक्ट है क्योंकि एरियल रिलीज कर रहे हैं। दूसरा आपके पास ये ना यूरिथ्रल टोन को भी बढ़ाते हैं, ब्लैडर की टोन को भी बढ़ाते हैं, स्फिंक्टर की टोन को भी बढ़ाते हैं, डिटूसर की टोन को भी बढ़ाते हैं, यानी कि यूरिनरी अर्जेंसी भी होती है लेकिन स्फिंक्टर की टोन को भी बढ़ता है, तो आपके पास यूरिनरी रिटेंशन भी होती है। एक अजीब सा फैक्टर जो कि सिर्फ टिपिकल है, वेरी टिपिकल ऑफ मॉर्फिन है। उसके बाद यूट्रस पे कि यूट्राइन को स्टिमुलेट करते हैं, तो जब ये यूट्राइन स्टिमुलेट होते हैं तो ये लेबर को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। फिर स्किन में आपने रखना है कि आपके पास मोस्टली जो ओपियोइड है ना वो प्रोराइटिस कॉज करा रहे होते हैं डायरेक्टली टू द प्रोटेक्ट सेंटर, जो कि समझा जाता है कि आपके पास मीडियल पैरेटल कॉर्टेक्स में है। उसमें इचिंग होती है, वार्मथ होती है, अर्टिकेरिया होता है, ठीक है, फ्लशिंग होती है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फिर इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, बल्कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का था स्किन पे। उसके बाद इम्यून सिस्टम में होता है कि एक्चुअली ये इंक्रीज कराते हैं प्रोलिफरेशन द लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कराते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द मतलब हीमोटॉक्सिस को भी इंक्रीज कराते हैं। लेकिन जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो कि सर्टेन माइक्रोब के अगेंस्ट रिएक्टिव होता है ना, ये उनको डिक्रीज कराता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग यूज में इम्यूनो सप्रेशन भी होती है। फिर जाता है हाइपरएल्जेसिया। हाइपरएल्जेसिया आपने रखना है कि ये प्रोलॉन्ग यूज की वजह से हो जाता है, जिसमें हो सकता है कि एनएमडी रिसेप्टर इन्वॉल्व हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास डायनोर्फिन रिलीज हो रहा हो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, या ब्रेडिकाइनेसिस एक्टिवेशन की वजह से हाइपर एल्जेसिया होता है, इंक्रीज सेंसेशन ऑफ पेन आती है। तो इसमें हम यहाँ पे एनएमडी एंटागोनिस्ट यूज करके इसको जो है वो खत्म तो नहीं, रिवर्स कर सकते हैं। अब आपके पास क्लिनिकल इंडिकेशन मॉर्फिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये है कि मॉर्फिन आप देते हो एनाल्जेसिया में। एनाल्जेसिया में आपने ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ओपियोइड्स हम सिर्फ सिवियर एक्यूट डल विजुअल पेन में देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास टर्मिनल कैंसर स्टेज की पेन है, बहुत ज़्यादा वो बहुत टफ पेन होती है, ये एमआई की पेन होगी, क्रश इंजरी की पेन होगी, बर्स की पेन होगी, आपकी फ्रैक्चर्स की पेन हो गई, ठीक है, उसमें जो है ये यूज़ होती है। उसके बाद हमने रखना कि क्यों, क्योंकि ये हमने कहा था कि ये ना देखो पेन को 3 तरीके से जो है वो अफेक्ट किया जाता है। नंबर 1 पेन की टॉलरेंस को बढ़ा दिया जाता है, नंबर 2 उसकी परसेप्शन को कम कर दिया जाता है, नंबर 3 उसके रिएक्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये ओवरऑल अगर हम एनाल्जेसिया पे देखें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में एनाल्जेसिया को क्यों यूज़ किया जाता है। नंबर 1 हमने रखना है कि आपके पास अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में डिस्पनिया होता है, ओपन माउथ ब्रीदिंग होती है, पेशेंट बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। उसमें तो यहाँ पे जो डिस्पनिया से एसोसिएटेड आपके पास ये डिक्रीज करता है सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है, तो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी जो कि डिस्पनिया से एसोसिएटेड होती है उसको कम करता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या करता है कि आपने रखना है कि क्योंकि वेसोडाइलेटेशन होती है, हिस्टामिन रिलीज होता है, आर्टेरियोल डायलेटेशन की वजह से आफ्टरलोड कम होता है और वीनल डायलेटेशन की वजह से प्रीलोड कम होता है। जब प्रीलोड कम होता है तो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर कम होता है। ओवरऑल इसके इफेक्ट से भी क्या होता है कि ये भी हमें अफेक्ट करता है टू डिक्रीज द आफ्टरलोड एंड प्रीलोड, जिसकी वजह से अगेन आपके डिस्पनिया जो होता है, डिस्पनिया के जो इफेक्ट्स होते हैं अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में, उसमें हमें हेल्पफुल होता है। 2 और एक्स्ट्रा बातें ये हैं कि ये आपके पास चेस्ट पेन विच इज रेजिस्टेंट टू नाइट्रेट, उसमें भी हेल्पफुल होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि मॉर्फिन लो डोजेस पे जैसे 1 to 2.5 मिलीग्राम की जो डोज होती है उसमें इट इज हेल्पफुल टू फैसिलिटेट द टॉलरेंस ऑफ द नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, बट द पेशेंट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। यानी कि जो नॉन इन्वेसिव आप वेंटिलेशन करते हो, ड्रग्स के थ्रू वेंटिलेशन करते हैं, उसमें क्या होता है कि बाज़ का टॉलरेंस का खतरा होता है, तो उसमें भी क्या किया जाता है कि ये अगर हम लो डोजेस में उसके साथ देते हैं तो ये उसकी टॉलरेंस को कम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास एमआई क्यों यूज़ होता है कि अगेन वही रीज़न है कि क्योंकि आफ्टरलोड और प्रीलोड को डिक्रीज करता है तो हार्ट पे वर्कलोड कम होता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उसकी वजह से इस्कीमिया जो होता है ना उसको ये डिक्रीज कर देता है, इस्कीमिक कनेक्शन को, ठीक है। उसके बाद एनेस्थीसिया आपने रखना है कि एज बैलेंस एनेस्थीसिया के कॉम्पोनेंट में यूज़ होता है। दूसरा कार्डियक सर्जरी के लिए जब आप एनेस्थीसिया करते हैं ना आप, तो उसमें हम फेंटेनॉल और मेप्रिडीन के हाई डोजेस देते हैं आईवी, ठीक है, आईवी उसको देते हैं। उसके बाद हमने कहा कि आप ये प्री एनेस्थेटिक भी यूज़ होते हैं सेडेशन के लिए, एनेस्थीसिया के लिए, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया भी यूज़ होते हैं मेंटेनेंस के लिए, और पोस्ट सर्जरी के लिए भी यूज़ होते हैं। उसके बाद रीडल एनेस्थीसिया यानी कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में भी ये यूज़ होता है, उसमें प्रोलॉन्गेशन हो जाती है इसके इफेक्ट की। दूसरी लेकिन आप कहते हैं कि जब आप उसको डायरेक्ट एडमिनिस्टर करते हैं तो इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है और सिवियर प्रोराइटिस भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे जो बाकी क्लिनिकल यूजेस होते हैं दूसरे ओपियोइड्स के, उसमें अगेन बाकी सारे ओपियोइड्स भी एनाल्जेसिया के लिए यूज़ होता है, अक्यूट पल्मोनरी एडिमा के लिए भी यूज़ होते हैं, कफ के लिए भी यूज़ होते हैं, डायरिया के लिए यूज़ होते हैं। अब डायरिया में यहाँ पे वन बात यह है कि डायरिया में क्यों यूज़ होते हैं। डायरिया में अपना रखना है कि आपके पास 2 तरह के डायरिया, एक होता है ट्रैवलर्स डायरिया जो कि नॉन इन्फेक्टिव डायरिया होता है, एक होता है इन्फेक्टिव डायरिया। ये आपके पास हरगिज़ भी इन्फेक्टिव डायरिया में यूज़ नहीं होते, क्योंकि इन्फेक्टिव डायरिया में ये यूज़ होंगे तो उसमें आपको पता है कि ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे इनका जीएटी में ये होता है कि ये उसकी मोटिलिटी को कम करता है। जब जीएटी की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो टॉक्सिन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सिर्फ ट्रैवलर्स डायरिया में, नॉन इन्फेक्टिव डायरिया में यूज़ होता है। और ये भी आपको याद होगा कि डायफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड यूज़ होती हैं
एट्रोपिन के साथ। अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि आपके पास जो डायफेनॉक्सालेट होनी है वो आपके पास यूज़ होती है, उसकी जो डोज होती है वो होती है 0.25 की, ठीक है, डायफेनॉक्सालेट की। डायफेनॉक्सालेट आपके पास होती है जो कि एक्चुअली ओपियोइड होती है, ठीक है। लोप्रामाइड जो है वो ऐसा एक ओपियोइड नहीं है, उसका डिफरेंट इफेक्ट है, डायफेनॉक्सालेट ओपियोइड होती है। इसके साथ ना यूज़ की जाती है 0.025 की डोज में एट्रोपिन, ये आपको याद होगा। ये दोनों इनको हम यहाँ पे कहते हैं लोमेटल। अच्छा, यहाँ पे डायफेनॉक्सालेट आ गई, डायफेनॉक्सालेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है, डायफेनॉक्सालेट और एट्रोपिन को यूज़ किया जाता है इसके साथ 0.025 डोज में, ठीक है। इसके यहाँ पे कॉम्बिनेशन को कहते हैं लोमेटल। अब इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इन दोनों को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि डायफेनॉक्सालेट की एडिक्शन पोटेंशियल को कम किया जा सके, क्योंकि ये इसकी बहुत ज़्यादा अब्यूजेबिलिटी होती है। एट्रोपिन जब हम देंगे तो पेशेंट को उसकी वजह से प्यूपर की डायलेटेशन होगी, ब्लडिंग और विजन होगी, तो पेशेंट जो है वो उस ड्रग को लेना छोड़ देगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जो आपको पता है ना कि पोस्ट सर्जिकल शिवरिंग होती है हेलोथिन की वजह से, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। एनेस्थीसिया में, रीजनल एनेस्थीसिया में, न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया में अगर आपको याद हो तो ड्रोपेराडोल और फेंटेनल यूज़ होती है। ड्रोपेराडोल एंटीसाइकोटिक है और आपके पास जो है न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया में ड्रोपेराडोल प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस फेंटेनल यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे एडवर्स इफेक्ट। अब हम थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके पास एडवर्स इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं। तो आपके पास कुछ होते हैं अक्यूट एडवर्स इफेक्ट और कुछ होते हैं क्रॉनिक। अक्यूट में हमने रखा है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, नोजिया, वॉमिटिंग है। तो दो चीज़ें ये होगी आपके पास, दो चीज़ें स्किन से रिलेटेड, प्रोलाइटिस और अर्टिकेरिया है। दो चीज़ें आपके पास आपके क्या नाम है जेंटल यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, या फिर आपके जो है वो आपके गट से रिलेटेड, जिसमें आपके पास एक तो कॉन्स्टिपेशन है और यूरिनरी टेंशन है। उसके बाद डिलीरियम, सेडेशन, मायोक्लोनस और सीजर होते हैं अक्यूट एडवर्स इफेक्ट। और क्रॉनिक एडवर्स इफेक्ट में मैंने बताया था कि हाइपोग्लाइकेमिया हो जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेस ही डिस्टर्ब हो जाता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन नहीं बन रहा। उसके बाद इम्यूनोसप्रेशन हो सकती है, इंक्रीज फीलिंग, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, विड्रॉल इफेक्ट, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, अब्यूज, एडिक्शन, हाइपरएलर्जी और इम्पेयरमेंट वाला डैमेज तो होती ही है। अच्छा, टॉलरेंस की हमने भी बात की, तो टॉलरेंस जो है वो आपके पास ओपियोइड्स की बड़ी टिपिकल सी टॉलरेंस होती है, उसको कहते हैं टिश्यू टॉलरेंस। टॉलरेंस बाकी सारे सीएनएस के इफेक्ट को डेवलप कर जाती है एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड एक्सेप्ट फॉर मियोसिस और कन्वर्जन को भी कहते हैं कि उसको भी टॉलरेंस डेवलप नहीं करती। बाकी सारी चीज़ों को टॉलरेंस जो है वो डेवलप कर सकती है। इसमें मैकेनिज्म हो सकता है कि रिसेप्टर रीसाइक्लिंग इन्वॉल्व हो, कि रिसेप्टर जो है वो आपके पास सर्फेस पे जाए और आपके पास सर्फेस से दोबारा से आपके पास जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और या फिर वो दोबारा से आपके पास सर्फेस पे चला जाए, तो उसको रिसेप्टर रीसाइक्लिंग हो सकती है, रिसेप्टर अनकपलिंग हो सकती है, एनएमडी रिसेप्टर इन्वॉल्व हो सकता है और डेल्टा रिसेप्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर एनएमडी रिसेप्टर इन्वॉल्व है तो यहाँ पे एनएमडी एंटेगनिस्ट भी दे सकते हैं, यानी कि टॉलरेंस ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे केटामीन भी दे सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसके हम ट्रीटमेंट में फिर क्या यूज़ करते हैं, ओपियोइड रोटेशन। ओपियोइड रोटेशन हम क्यों करते हैं? ओपियोइड रोटेशन का मतलब है कि आपके पास फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो यहाँ पे ओपियोइड्स में जो ड्रग में क्रॉस टॉलरेंस डेवलप करती है वो कंप्लीट नहीं होती, पार्शियल क्रॉस टॉलरेंस होती है, जिसकी वजह से इफ़ वी आर ट्रीटिंग अगर हम टॉलरेंस को ट्रीट करें हैं विद वन ड्रग और अगर फॉर एग्जाम्पल उसको टॉलरेंट हो गया तो हम उसको स्विच कर देते हैं टू द अदर ड्रग, ठीक है। अगर मॉर्फिन को टॉलरेंट हो गया तो हाइड्रोमॉर्फोन को ट्रेवल कर देंगे, अगर हाइड्रोमॉर्फोन को हो गया तो मेथाडोन दे देंगे, ठीक है। तो वो इसको हम कहते हैं ओपियोइड रोटेशन। इसकी वजह क्यों होती है? क्योंकि जो पार्शियल इनकी होती है क्रॉस टॉलरेंस। उसके बाद आ जाती है डिपेंडेंस। तो अब रखना है कि डिपेंडेंस ऑब्वियसली तब होगी तो डिपेंडेंस आपको एब्स्टिनेंस सिंड्रोम नजर आएंगे। इसमें आपको रखना है कि हार्मनी गड्डी सी, यानी कि हॉस्टिलिटी, एंजाइटी, लैक्रिमेशन, मसल एक मिड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि जब भी कोई इंडिविजुअल, हमने ये बता दिया कि आपके पास मायोसिस को, कॉन्स्टिपेशन को, कन्वर्जन को कभी भी टॉलरेंस डेवलप नहीं करेगी, यानी कि जो भी कोई बंदा ओपियोइड ओवरडोज के साथ आएगा उसकी डायग्नोस्टिक उसको इस तरह से किया जाएगा कि उसकी पिन पॉइंट पीपल्स होंगे, उसकी पीपल बहुत ही ज़्यादा जो है वो छोटे से होंगे, उसको डायग्नोस इस तरह से किया जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल अब अगर नजर आ रहा हो तो ये इतना सही है, आपको जो ब्लैक नजर आता है बहुत छोटा सा हो जाता है पीपल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मॉर्फिन ओवरडोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मॉर्फिन ओवरडोज में हमेशा पिन पॉइंट पीपल होंगे, जबकि मॉर्फिन विथड्रॉल में आपके पास मिड-ड्रेसेस हुई होगी। तो ये आपने डिफरेंशिएट करना है। अगर कोई मिड-ड्रेसेस के साथ आए तो इसका मतलब है कि और उसको मॉर्फिन विथड्रॉल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ इसी का सिनेरियो है और थोड़े से सिम्टम्स जो है वो ओपियोइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे राइनोरिया, डायरिया की सारी चीज़ें होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एब्स्टिनेंस सिंड्रोम में आपने कभी भी डायरेक्टली एंटागनिस्ट नहीं देना। डायरेक्टली एंटागनिस्ट दोगे तो एंटागनिस्ट क्या करेगा कि उसको इतना जल्दी रिवर्स करने की कोशिश करेगा कि प्रेसिपिटेट हो जाएंगे विथड्रॉल, ठीक है। तो एंटागनिस्ट कभी नहीं देना, हमेशा इसको आप यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स दोगे जो कि रिसेप्टर को जाकर टाइटली बाइंड कर जाए और स्लोली इसमें से डिसोसिएट होते रहे, ठीक है। जिसमें आपके पास ब्यूप्रेनॉर्फिन है और आपके पास मेथाडोन है। ये खास तौर पर डिपेंडेंस के लिए भी यूज़ की जाती हैं और यही ड्रग जो है वो हम टॉलरेंस में भी यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म यही है क्योंकि ये इम्यून रिसेप्टर पे इतनी स्ट्रांगली बाइंड करती हैं कि जैसे मेथाडोन है, मेथाडोन टेपर्स ऑफ स्ट्रांगली दी मेथाडोन जो है वो आपको रखना है कि इट परमिट्स स्लो टिपिंग ऑफ द ओपियोइड इफेक्ट एंड डिमिनिश द इंटेंसिटी ऑफ द एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी हाइपरएलर्जिया। हाइपरएलर्जिया में मैंने बता दिया था कि आपके पास खास तौर पे मॉर्फिन और फेंटेनल और रेमिफेंटेनल की वजह से हाइपरएलर्जिया हो सकता है, ठीक है। अब हमने ये भी बता दी थी कि आपके पास इन सारे जो फीचर्स होते हैं इन सबको टॉलरेंस डेवलप कर जाती है सीएनएस के, इसको मॉडरेट टॉलरेंस डेवलप करती है और सबसे ज़्यादा टॉलरेंस जो है आपके पास मायोसिस, कॉन्स्टिपेशन और कन्वर्जन को डेवलप करती है, ठीक है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट में बता चुकी है कि टॉलरेंस में हमने कहा था कि आप उसकी ट्रीटमेंट में ओपियोइड रोटेशन कर सकते हैं, साथ केटामीन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले आपके पास ओपियोइड को रोटेट किया, दूसरी जगह पर अगर ओपियोइड के टॉलरेट पेशेंट आ गए तो हम यहाँ पे इसमें केटामीन यूज करेंगे
क्योंकि NMDA एंटेगनिस्ट और हमें लगता है कि टॉलरेंस में शायद NMDA रिसेप्टर भी इन्वॉल्व हो। तो इसमें कहता है कि विड्रॉल सिम्टम में आप क्या यूज़ करते हो, मेथाडोन और बुप्रेनॉर्फिन। मेथाडोन क्योंकि मेथाडोन में कॉज स्लो टेपरिंग ऑफ द ओपियोइड इफेक्ट, और बुप्रेनॉर्फिन इस वजह से क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्गली बंद करते हैं रिसेप्टर के साथ, इसकी डिसोसिएशन बहुत स्लो होती है। और इसके अलावा वीक्स के बाद जो है इसके विड्रॉल सिम्टम आते हैं। फिर आपने रखना है कि जो हीरोइन एडिक्ट्स होते हैं उनमें भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम मेथाडोन और बुप्रेनॉर्फिन यूज़ करते हैं। एंड दी मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ द ओपियोइड रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि आपके पास अभी रिकवर किया था ओपियोइड के एडिक्शन से, लेकिन वो दोबारा से ओपियोइड लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे मेथाडोन अगेन हम यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर ओवरडोज हो जाए ओपियोइड की, तो सबसे पहले ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इसमें सबसे पहले हमने नैलोक्सोन देने हैं 0.4 मिलीग्राम फॉर 2 to 3 मिनट्स देते हैं, और उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन आपने रखना है कि इसमें सबसे पहले आपने रखना है कि आपने कभी भी प्योर एगनेस्ट को विद वीक या पार्शियल एगनेस्ट यूज़ नहीं करना। क्यों? प्योर एगनेस्ट को हम कभी भी इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि जो आपके पास वीक या पार्शियल एगनेस्ट होता है उसमें एंटागनिस्टिक एक्टिविटी होती है। जब वो एंटागनाइज करेगा एगनेस्ट की एक्टिविटी को, तो इससे आपको पता है एनर्जी तो खत्म हो जाएगा ना हमारा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मॉर्फिन है, उसके साथ हमने बुप्रेनॉर्फिन दे दिया। बुप्रेनॉर्फिन एंटागनिस्ट भी ऐड करता है, ठीक है, और म्यो रिसेप्टर पे ही एंटागनिस्ट ऐड करता है, क्योंकि ये बुप्रेनॉर्फिन जो है वो क्या एगनेस्ट, बल्कि बुप्रेनॉर्फिन पार्शियल म्यो एगनेस्ट होता है। जो पार्शियल एगनेस्ट होता है वो एज एंटागनिस्ट भी ऐड कर सकता है। तो जब उसको म्योफिन के इफेक्ट को एंटागनाइज करेगा तो आपके पास एनर्जी तो अचीव नहीं होगा ना। तो आपने इसलिए प्योर एगनेस्ट को कभी भी वीक या पार्शियल एगनेस्ट के साथ यूज़ नहीं करना। दूसरा ये भी हो सकता है आपके पास अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कंप्लीट एंटागनिस्ट ले लिया साथ, या वीक एगनेस्ट ले लिया जो कि एज एन एंटागनिस्ट एक्ट करे, तो इसकी वजह से प्रेसिपिटेटिव विड्रॉल हो सकता है। दूसरा, हेड इंजरीज। कभी भी आपने हेड इंजरीज में को नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है इनकी वजह से, तो वो और भी ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो सकता है। या फिर जिन पेशेंट में ऑलरेडी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा होता है। इसके अलावा आपने रखना कि आपने प्रेगनेंसी में भी नहीं देना, क्योंकि एक तो फीटल विड्रॉल सिंड्रोम हो सकता है, दूसरी लेबर के दौरान भी आप इसको नहीं दोगे। लेबर के दौरान कुछ होती है जैसे फेंटेनिल जो है वो दी जा सकती है, मेपेरिडीन भी मुझे लगता है दी जा सकती है। कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि दी जा सकती है, मैं उनका भी बता दूँगी कि कौन से है जो दी जा सकती है, ठीक है। फेंटेनिल दी जा सकती है, लेकिन आपने मोस्टली इनको नहीं देना लेबर में, क्योंकि ये क्या करती हैं आपको पता है कि ये आपके पास फीटस के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और वो विड्रॉल जो है ना वो कॉज कराती है। और बाकी हमने बता दिया था कि ये यूट्रस को ना एक्चुअली आपको पता है कि यूट्राइन स्टिमुलेंट होती है, तो लेबर को प्रोलॉन्ग भी कर सकती हैं। फिर पल्मोनरी फंक्शन जिनमें अपेयर हो, जिनमें COPD हो या काइफस कोलियोसिस हो, उनमें नहीं देते। अब ना कि बहुत यंग और बहुत ओल्ड पेशेंट में भी नहीं देते, क्योंकि उनका भी रेस्पिरेटरी फंक्शन ओवरऑल इम्पेयर ही होता है। फिर इम्पेयर हेपाटिक या रीनल डिजीज वालों में नहीं देना। इसके अलावा हमने कहा है कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन दी अनडायग्नोज्ड एब्डोमिनल पेन। अनडायग्नोज्ड एब्डोमिनल पेन हो सकता है कि बाइलरी कोलिक की वजह से। अगर आप ओपियोइड देंगे तो इस वजह से बाइलरी स्पैज़म हो सकते हैं, वो फर्दर वर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास अगेन लॉन्गिट्यूड मसल रिलैक्सेशन की वजह से जो स्टोन्स हैं उनकी क्लियरेंस कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था कि आपने कुछ हमने ना कैडजन में लिखा हुआ है कि आपके पास ओपियस का रिस्पॉन्स होता है वो एडिसन डिजीज में और हाइपरथायरॉयडिज्म में एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, तो इनमें भी हम यहाँ पे नहीं देते। उसके बाद यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, यहाँ पे उन्होंने बात की है कि इनके बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। अब इनके इंटरेक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको पता है कि जितने भी सीवियस आपके पास डिप्रेशन है, जिसमें आपके पास एथेनॉल है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हो गए, सॉरी एनेस्थेटिक्स हो गई, एंटीसाइकोटिक होंगी, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन होंगी, एंटीहिस्टामिनिक्स होंगी। इन सब के साथ जो है ये सेडेशन कॉज करेगा। इंक्रीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होगी, आपके पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। फिर एंटीसाइकोटिक एजेंट, जो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स होते हैं ना उसके साथ भी सेडेशन बढ़ जाती है, वेरिएबल इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पे, और एक्सेंचुएशन हो जाती है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स की। वो कैसे होती है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें पता है कि जो ओपिएट है वो तो वेसोडाइलेशन कॉज करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास जो आपकी एंटीसाइकोटिक होती हैं वो भी अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके वेसोडाइलेशन कॉज कराती है, तो आपके पास एक्सेंचुएशन हो जाती है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ नहीं देना, वो इसलिए क्योंकि आपके पास हाई इंसिडेंस हो जाता है हाइपरपेरेक्सिक कोमा का और हाइपरटेंसिव शॉक का भी। दूसरा रखना है कि जो मेब्रेडिन होती है ना उसको आपने SSRI के साथ नहीं देना, क्योंकि मेब्रेडिन का मेटाबोलाइट नॉन मेब्रेडिन जो है वो भी SSRI के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो सेरोटोनिन सिंड्रोम होने के खतरे हो सकते हैं, ठीक है। ओके, मेथाडोन। अब मेथाडोन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इसको हम बहुत सारे केसेस में यूज़ करते हैं। मेथाडोन के 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट भी है, NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर भी है, और ये सेरोटोनिन रीअपटेक और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक को भी ब्लॉक कर रही होती है। 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से आपने रखना है कि ये न्यूरोपैथिक पेन को भी ब्लॉक करती है और ये नॉसिसेप्टिव पेन को भी ब्लॉक करती है, ठीक है। 2 तरह की पेन को ये ब्लॉक करती है, तो जिसकी वजह से इसको हम यहाँ पे न्यूरोपैथिक पेन में भी यूज़ करते हैं और कैंसर पेन में भी यूज़ करते हैं। अब इसकी जो क्लिनिकल यूजेस है ना वो इस चीज़ पर रिलाई करते हैं कि इसकी जो बाइंडिंग होती है रिसेप्टर के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये डिसोसिएट बड़ी स्लोली करता है। जब ये स्लोली डिसोसिएट करेगा तो खास तौर पे इसको हम विड्रॉल सिम्टम में यूज़ करते हैं। जब हम इसको विड्रॉल सिम्टम में यूज़ करेंगे ना तो होगा ये कि एक्चुअली एक तो ये है कि ये विड्रॉल अपना रखना है कि इट कॉज स्लो टेपरिंग ऑफ द ओपियोइड फ्रॉम द रिसेप्टर्स। आहिस्ता आहिस्ता ओपियोइड को रिसेप्टर से निकालता है, ताकि ऑब्वियसली आपको एब्रप्टली विड्रॉल सिम्टम ना नजर आए, और इसकी वजह से भी विड्रॉल सिम्टम डेवलप करते हैं। लेकिन एक तो वो डेज में डेवलप करते हैं, लेकिन ये होता है कि एक दफा जब डेवलप कर जाए ना तो वो
जो है वो वीक्स तक रहते हैं। दूसरी है कि इसके विड्रॉल सिम्टम इतने खास सवेयर भी नहीं होते, ठीक है। अच्छा, आप देखना कि ये लेस यूफोरिया इंड्यूस करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, और मॉर्फिन के बजाय जो मेथाडोन होता है ना वो वेल एब्जॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू मॉर्फिन, ठीक है। दूसरा आप देखना कि इसकी जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, अप टू 150 आवर्स तक हो सकती है, जिसकी वजह से अगर आप ये बहुत ज़्यादा लोना रिपीटेड डोज की जैसे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। लेकिन आप देखना कि इट इज ससेप्टेबल टू मेनी ड्रग इंटरैक्शन, ठीक है। दूसरा ये है कि मेथाडोन के साथ ये भी एसोसिएटेड है कि ये QTC को इंक्रीज करता है। QTC को इंक्रीज करके इट कॉजेज दिस सिंड्रोम टॉर्सिडीज दे पॉइंटीज, जिसमें जो है ना एक तो टैकीकार्डिया होता है एक तरह का, जो कि लोअर हार्ट यानी कि वेंट्रिकुलर्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, तो ये ना उसमें इन्वॉल्व होती है जिसमें कार्डियक पोटेशियम चैनल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूजेस देख लेते हैं। इसको यूज किए जाते हैं न्यूरोपैथिक पेन में, कैंसर पेन में, ओपियड रोटेशन में, ओपियड विड्रॉल में यूज करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हीरोइन एंडोज जो हमने पहले देखी थी, और मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ ओपियड रेसिडिव्स। इन सब मैकेनिज्म यही है कि आपके पास इस वजह से उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो है मेपेरिडीन, जिसको पैथोडीन भी कहते हैं। मेपेरिडीन आपके पास इसका मैकेनिज्म एक्शन बहुत सबसे डिफरेंट है, तो ये कि म्यू एगनिस्ट है, दूसरा ये एंटी मस्कुलर इसकी एक्टिविटी होती है। आपने याद रखना कि एंटी मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा ये कि इंसिडेंस ऑफ डिलीरियम इसके ज्यादा होते हैं। दूसरा इसको यूज किया जाता है एनाल्जेसिया में, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये यूरिनरी टेंशन ही कॉज करती है, ये स्पैस्मोजेनिक इतनी नहीं होती, ठीक है। बाकी सारी ड्रग बहुत स्पैस्मोजेनिक है, ये इतनी स्पैस्मोजेनिक नहीं होती, तो इट डज नॉट कॉज यूरिनरी टेंशन, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्फिंक्टर की लेस कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। एस्मा में भी सेफ है क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज भी नहीं होता, एंटी मस्कुलर एक्टिविटी होता है, और इसके अलावा लेबर पेन में भी वो कहते हैं कि इसको हम दे सकते हैं। तो एक मेपेरिडीन है, आगे हम देखेंगे फेंटेनिल है जो कि हम लेबर पेन में दे सकते हैं। वैसे हम लेबर में नहीं दे सकते, लेकिन कौन से दो दे सकते हैं, मेपेरिडीन और फेंटेनिल। मेपेरिडीन भी हम दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी एंटी मस्कुलर एक्टिविटी होती है, ये आपको इस तरह से लेबर यूट्रेन को स्टिमुलेट नहीं होती, और पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग में इसको यूज करते हैं। ये कहा जाता है कि ये इसका मैकेनिज्म हमें नहीं पता, लेकिन इसको अल्फा 2 रिसेप्टर पे प्रोबेबली ये मेपेरिडीन एक्ट करती है, ठीक है। तो एनाल्जेसिया में इसके अलावा हमने कहा कि पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग में यूज करते हैं, सेफ इन एस्थमा फॉर लिवर पेन एंड डज नॉट कॉजेज द यूरिनरी टेंशन। उसके बाद फेंटेनिल है, फेंटेनिल एक म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट है, ठीक है। फेंटेनिल अब रहता है कि ये न्यूरोलेव एनेस्थीसिया में भी यूज होती है, न्यूरोलेव एनेस्थीसिया में भी यूज होती है। आप रहता है कि फेंटेनिल 100 गुना ज़्यादा पोटेंट होती है देन मॉर्फिन, और इसका यानी कि इससे भी 100 गुना ज़्यादा पोटेंट होती है कारफेंटेनिल, अगर आपको पता होता है, हमने ये आपके पास उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आपने रखना है कि इसका जो है ना वो 15 से 30 मिनट की इसकी हाफ लाइफ होती है, और इसकी बहुत ज़्यादा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आई भी दे सकते हैं, एपिड्यूरली दे सकते हैं, इंट्राथीकली दे सकते हैं, और खास तौर पे इसको जो है ना हमने कहा था कि लोकल एनेस्थेटिक के साथ इसको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जाता है फॉर लेबर, और पोस्ट ऑपरेटिव फेज में भी इसको दिया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ट्रांसडर्मल पैच भी अवेलेबल होते हैं, और वो ट्रांसडर्मल पैच जो है बस ये होता है कि उनका ऑनसेट थोड़ा लेट होता है, 12 घंटे तक इनका ऑफसेट होता है, लेकिन उनका ऑफसेट प्रोलॉन्ग होता है, 72 आवर्स तक जो है ना वो रह सकते हैं। दूसरी है कि ये आपके पास मेटाबलाइज होती है इनटू इनएक्टिव मेटाबलाइट्स बाय CYP34, तो जो ड्रग इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे ऑब्वियसली वो इसको अफेक्ट करेंगी। बाकी जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट बातें बस ये थी। इसके अलावा आपको पता है कि यूरिनरी एनाल्जेसिया और एनेस्थीसिया में तो ये यूज होती हैं। उसके बाद कि ब्यूप्रीनॉर्फिन आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट होती है बोथ डेल्टा एंड कैपा रिसेप्टर पे, ठीक है। ये आपको पता है कि ये ओपियोइड विड्रॉल में भी यूज होती है। मैकेनिज्म यही है, इस वजह से क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है तो स्लोली डिसोसिएट करती है, और अगेन वही बात होगी कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हीरोइन इंडेक्स में भी ये यूज होती है। इसका ना वही बात होगी कि इसका भी सीलिंग इफेक्ट है कि ये लेस यूफोरिक इफेक्ट कॉज करती है, अब्यूज पोटेंशियल भी इसका कम है, इसके अलावा ये आपके पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को भी कम इंड्यूस करती है, ठीक है। और ये वही इसका मैकेनिज्म यही है कि इट प्रोवाइड्स प्रोलॉन्ग सप्रेशन विद द ओपियोइड विड्रॉल, ठीक है। और ओपियोइड विड्रॉल से प्रोलॉन्ग सप्रेशन अप्लाई करती है। दूसरा यानी कि इसके शॉर्टर और लेस वेव विड्रॉल सिम्टम होते हैं इसके खुद के, और ब्यूप्रीनॉर्फिन भी मेथाडोन की तरह जो है वो ये QTC इंटरवल को प्रोलॉन्ग करने में इसको जो है ना एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। बाकी मैंने कहा था कि इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं वही होते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर फैक्टर जो है ना इसका एक रिस्क फैक्टर है। उसके बाद यहाँ पे पेंटाजोसिन है, पेंटाजोसिन जो है वो भी आपको पता है कि वीक म्यू रिसेप्टर एगनिस्ट होती है, और या फिर इसको हम पार्शियल एगनिस्ट भी कह सकते हैं, और ये आपके पास एंटेगनिस्ट होती है। एक्चुअली आपके पास ये जो है ये आप म्यू रिसेप्टर एंटेगनिस्ट और ये कैपा एगनिस्ट होती है। पेंटाजोसिन जो है ना अपने आप में तो हम एनाल्जेसिया में यूज करते हैं, लेकिन दैट एनाल्जेसिया इज एसोसिएटेड विद हार्ट यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में, यानी कि एक्यूट MI में नहीं यूज करते क्योंकि ये टैकीकार्डिया कॉज कराती है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराती है। सारी जितनी भी ड्रग्स हैं एक्सेप्ट फॉर मेपेरिडीन वो टैकीकार्डिया कॉज कराती है क्योंकि वो एंटी मस्कुलर, और पेंटाजोसिन भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराती है, टैकीकार्डिया कॉज कराती है, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि आपके पास कैपस एक्टिविटी की वजह से एस्मा भी सेफ और एनेस्थीसिया में इसको यूज करते हैं। तो पेंटाजोसिन एनाल्जेसिया में, लेकिन एक्यूट MI के साथ साथ नहीं, एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया में भी इसको यूज करते हैं पेंटाजोसिन में, और इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं कैपा सेलेक्टिविटी में, मतलब क्योंकि कैपा सेलेक्टिव होता है ना, तो पेंटाजो ये आपके पास थोड़ा सा जो है वो सेफर है इन दी क्या नाम है आपकी एस्थमा में। उसके बाद जाते हैं जिसमें नैल्बिफिन है। नैल्बिफिन आपको पता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैपा रिसेप्टर एगनिस्ट है, और ये भी म्यू रिसेप्टर एंटेगनिस्ट होती है। अब नैल्बिफिन जो है ना वो अपने रखना है कि ये हम यूज़ करते हैं एनाल्जेसिया में, तो यूज करते हैं। दूसरा प्रोलाइटिस में, ये ओनली अब रखना कि हमने कहा था कि ओपियोइड जो है वो सेंट्रली प्रोलाइटिस कॉज कराते हैं, बट दिस इज द ओनली ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट प्रोलाइटिस। और अब रखना कि ओपियोइड प्रोलाइटिस भी और नॉन ओपियोइड प्रोलाइटिस भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैल्ब्यूफिन जो है एक तो नंबर 1 आपने रखना है कि ये एनाल्जेसिया में यूज होती है, और इट इज द ओनली ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट प्रोलाइटिस। तो नैल्ब्यूफिन इज द ओनली ड्रग दैट इज यूज टू ट्रीट प्रोलाइटिस। और एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपको पता है कि नैल्ब्यूफिन हो या ब्यूटाइफेनॉल हो या आपकी जो पेंटाजोसिन है, ये सारी जो है ना आपको पता है कि ये मिक्स एगनिस्ट एंटेगनिस्ट है, तो इनका सीलिंग इफेक्ट तो होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन
कंसंट्रेशन कम है। लेकिन नैल्ब्यूफिन का एक और फायदा ये भी है कि इसका हार्ट पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो रखना है कि नैल्ब्यूफिन एक तो ये कि ओनली ड्रग जो कि प्रोडाइटिस को ट्रीट करने में यूज होती है और हार्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ट्रेमाडोल है। ट्रेमाडोल जो है वो आपको पता है कि न्यूअर ड्रग होती है, ये वीक म्यूनो रिसेप्टर एगनिस्ट है और वो सर्टोकोनल को भी ब्लॉक करती है। ये भी एनाल्जेसिया में यूज होती है, मॉडरेट पे में भी यूज होती है, एज एन एडजंक्ट थेरेपी भी यूज होती है इन दी आपके पास जो है ना इसमें। लेकिन वो कहते हैं कि इसके साथ एसोसिएट होते हैं, अच्छा इसके साथ जो है ना वो कहते हैं कि अगर ट्रेमाडोल ऑक्सीडेटिव हो जाए तो एक तो नैलोक्सोन इसका इफेक्ट को रिवर्स कर सकता है, दूसरे एनाफिलैक्टोइड रिएक्शंस के साथ एसोसिएट होते हैं और ड्रग इंटरैक्शंस के साथ काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे सारे इसके साथ नहीं दे सकते, मोनोमेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स नहीं दे सकते, प्रेस एंटी डिप्रेशन नहीं दे सकते, सीजर्स के थ्रेशोल्ड भी इसकी वजह से बढ़ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे टेपेंटाडोल है। टेपेंटाडोल अभी आपको बताना चाहिए कि ये भी एक ड्रग होती है जो कि सेकेंडरी एक्टिंग एनाल्जेसिक है। टेपेंटाडोल जो है वो आपके पास म्यूनो रिसेप्टर एगनिस्ट भी है वीक और वो नॉन एपिनेफ्रिन को मेनली ब्लॉक करती है। और टेपेंटाडोल जो है ना वो भी आपके पास दोनों न्यूरोपैथिक पेन को और नोसिसेप्टिव पेन को ब्लॉक करती है, खास तौर पे उस पेन के लिए यूज होती है जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथिक के साथ एसोसिएट होती है। दूसरा टेपेंटाडोल जो होती है ना उसकी भी ग्लूकोनेशन से मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके अंदर रखना है कि ड्रग इंटरेक्शन जो है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने कहा एंटागनिस्ट होती है, इसमें आपको पता है कि एंटागनिस्ट होती है सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में आपके पास नैलोक्सोन है, वो आईवी है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। और इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 1 to 2 आवर तक का होता है, जबकि जो नैल्ब्यूफिन है वो भी हम आईवी देते हैं। इसका जो आगे ड्यूरेशन एक्शन है वो आपके पास जो है वो आपके 8 to 12 आवर तक है, जबकि जो नैल्ट्रेक्सोन है वो काफी लंबी इसकी ड्रग होती है कि 48 आवर्स तक जो है वो रह सकता है इसका इफेक्ट, ठीक है। अब आगे की सबसे ज़्यादा अफेनिटी जो है वो नैलोक्सोन की होती है, जो है ना वो आपके पास 10 गुना ज़्यादा इसकी अफेनिटी होती है, लेकिन इसको ओरली देंगे ना तो इसका इतना आसपास पास इफेक्ट है कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो बाकी आपको पता है कि इन सबको हम यूज़ करते हैं जो आपके पास जितने भी ये ड्रग्स हैं इनको हम ओपियोइड रिवर्स करने, ओपियोइड टॉक्सिसिटी में ऑब्वियसली यूज़ करते हैं, अक्यूट पॉइजनिंग में इनको यूज करते हैं सारों को। लेकिन आपको पता है कि जब अक्यूट ओपिएट पॉइजनिंग होती है तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब दो तरह की ऐसी कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल बेड रिटन पेशेंट है, बेड रिटन पेशेंट है जिसको फॉर एग्जांपल कैंसर की पेन के साथ है तो उसको मॉर्फिन देंगे तो उसको तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर आप एंटागनिस्ट देंगे जैसे नैलोक्सोन देंगे तो आपके पास एनाल्जेसिया नहीं मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरे एक और पेशेंट होता है फॉर एग्जांपल आपके पास एनेस्थीसिया के दौरान एनेस्थीसिया की बात ओपियोइड एनेस्थीसिया में तो उसके ऑपरेशन के बाद उसको पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इल्नेस हो गया। तो इन दोनों केसेस में जिसमें हमें सिर्फ जीआईटी के इफेक्ट्स ऑफ द ओपियोइड को हमें ब्लॉक करना है तो इसमें हम यहाँ पे पेरिफेरल जो है ना वो जो है वो एंटागनिस्ट यूज करते हैं, जिसमें मिथाइल नैल्ट्रोक्सोन ब्रोमाइड है और नैलोक्सिकोल है। नैलोक्सिकोल जो है वो आपके पास पेगालेटेड फॉर्म होती है नैलोक्सोन की, और एल्वीमोपैन है। तो ये तीनों जो ड्रग्स होती हैं ये सिर्फ पेरिफेरली जो आपके पास जीआईटी हम कहते हैं ना कि गट में जो प्लेक्सेस होते हैं एंटीरियर नर्वस सिस्टम उस पर आपके पास रिसेप्टर होते हैं, उन पे कहते हैं कि सिर्फ जो है आपके पास जीआईटी के इफेक्ट्स जो है वो जो है वो अब रिवर्स हो सके।